ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये वुड्स रिएक्शन जो है वो देख ली थी, हमने यहाँ तक का कंसेप्ट जो है वो समझ लिया था। अब हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग इसमें देखेंगे अब एराइल हैलाइड्स में देखेंगे। देखो तुमने एल्काइल हैलाइड्स में तो देख लिया था कि एल्काइल हैलाइड्स में किस तरीके से रिएक्शन होती है। अब हम आने वाले हैं एराइल हैलाइड्स के ऊपर। देखो जो तुम्हारे एराइल हैलाइड्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब तुम एराइल हैलाइड में कराना चाहते हो तो उसकी रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड से क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। इससे कुछ एक रीजंस होते हैं। पहला रीज़न होता है तुम्हारा रेजोनेंस इफेक्ट। भाई तुम जानते हो कि अगर मान लो मेरे पास में बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन एटम लगा हुआ है, जैसे सपोज कोई हेलोजन एटम लगा हुआ है, सपोज हम उसको एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि क्लोरीन के पास में क्या होता है, देखो लोन पेयर होते हैं। तो क्लोरीन के जो लोन पेयर है ना, वो एक्चुअली कॉन्जुगेशन में है इस पाई बॉन्ड के साथ में, है कि नहीं भाई। अब जैसे ही मैं इस पाई बॉन्ड को, जैसे मैं इस लोन पेयर को आगे बढ़ाऊंगा, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये आगे वाला बॉन्ड आगे बढ़ेगा। तो मुझे क्या दिख रहा है कि क्लोरीन क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर का यूज़ करके बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। तो तुम क्या देखोगे कि अगर मैं क्लोरीन और इस कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड देखूं, तो उन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, उन दोनों के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। भाई तुम्हारे पास देखो ना, तुम्हारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्ट्रक्चर हैं। अब तुम देखो, तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर तो तुम्हारे कार्बन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो तुम क्या देख रहे हो कि भाई इनकी जो रिएक्टिविटी है वो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हेलोजन एटम के ऊपर, वो कॉन्जुगेशन में है किसके साथ में, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है, ये जो कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ना, इस रेजोनेंस की वजह से। जिसकी वजह से तुम जानते हो कि अगर कहीं पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो उस बॉन्ड को क्लीव करने के लिए क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी आ जाएगी। भाई तुम जानते हो ना कि मान लो मेरे पास में RX है, तो RX के अंदर क्या होता है, ये होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है आसान, ठीक है ना। अब मान लो अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि कहीं तुम्हारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो उस केस के अंदर तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, मतलब तुम्हारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 से ज़्यादा है अगर, तो तुम्हें उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स का, एराइल हैलाइड्स का सॉरी, जो रिएक्टिविटी होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो रिलेटिवली कम होता है। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेंजीन का, तुम्हें रिंग का और एक्स का बॉन्ड तोड़ना है, पर वो बॉन्ड नहीं टूटेगा इतने आसानी से। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि तुम जानते हो कि यार ये वाला जो बॉन्ड है वो कैसा है, पार्शियल डबल है। कैसा है? पार्शियल डबल है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इसके अंदर। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी रिलेटिवली एल्काइल हैलाइड से कम होती है, ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, और भी कई रीजंस हैं इस चीज़ के। दूसरा जो रीज़न है वो ये होता है कि भाई तुम्हारा जो कार्बन एटम है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होता है, ठीक है ना, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इन द CX बॉन्ड। तो तुम जानते हो कि भाई अगर तुम सिंपल हेलो एल्केन ले लो, हेलो एल्केन ले लो, तो उसके अंदर तुम्हारा जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या चली हुई है बताओ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। और जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर जो तुम्हारा कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या चली हुई है, sp2 हाइब्रिडाइज चली हुई है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन का बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन का बॉन्ड, ठीक है ना। तो कार्बन अटैच टू हेलोजन इज sp3 इन केस ऑफ, वाइल इन केस ऑफ हेलो एरीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और देखने में यही मिला है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन एटम है उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और वो ईजिली होल्ड कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CX बॉन्ड मोर टाइटली एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक है ना। तो ये हमें देखने को मिला। तो अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे इसमें बॉन्ड लेंथ का डेटा भी दिया हुआ है कि तुम्हें, अगर तुम सिंपल हेलो एल्केन में देखोगे तो वहाँ पे तुम्हारी बॉन्ड लेंथ जो है वो 177 आएगी, और अगर तुम हेलो एरीन में देखोगे तो तुम्हारी जो बॉन्ड लेंथ है वो रिलेटिवली छोटी हो जाएगी और वो कैसी दिखेगी, तुम्हें 169 पिकोमीटर की दिखेगी, ठीक है ना। तो ऑल्दो इस चीज़ को हम लोग पिछले उससे भी समझ सकते थे, कंसेप्ट से भी समझ सकते थे कि भाई पिछले वाले के अंदर हम लोग क्या बोल रहे थे कि हेलोजन जो है अपने लोन पेयर का यूज़ करके रेजोनेंस कर रहा था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंड्यूस कर रहा था। भाई तुम खुद बताओ ना, अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंड्यूस हो रहा है तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, एक से ज़्यादा आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटती है, तभी तो बॉन्ड लेंथ कम आ रही है इसकी। चाहो तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई हाइब्रिडाइजेशन अलग है, परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है हेलो एरीन के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो जाएगी वो छोटी हो जाएगी। दूसरी बात तुम्हारा इनस्टेबिलिटी होती है फिनाइल केटाइन की। अब ये क्या समझाना चाहता है, देखो सपोज मैं तुमसे सिंपल सब्स्टिट्यूशन पूछूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछूं कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किन किन तरीके से हो सकता है।
तो तुम जानते हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के दो तरीके होते हैं, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। तो SN2 यहाँ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे पास में PHX का बॉन्ड है वो कैसा होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग होने के क्या क्या रीज़न है, वो दो रीज़न थे, वो मैंने बता दिया अभी भी, एक तो रेजोनेंस और एक होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर SN2 नहीं हो सकती है ना, SN2 नहीं हो सकती, क्योंकि SN2 में तुम करते क्या हो, तुम कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड तोड़ते हो। अब वो तो स्ट्रॉन्ग निकल गया बेचारा, तो इसका मतलब SN2 नहीं करना चाहता ये। अब क्वेश्चन उठता है SN1 का कि भाई SN1 कर दें तो SN1 नहीं हो सकती यहाँ पे। क्यों? क्योंकि SN1 में क्या होता है भाई, देखो बनता है कार्बोकेटाइन, तुम्हारे पास एराइल हैलाइड बन गया, ठीक है। तुमने जैसे इससे X- को रिलीज़ किया, तुम क्या बनाते हो बताओ, तुम बनाते हो फिनाइल केटाइन, और वो क्या होता है, वो होता है हाईली अनस्टेबल। ये कैसा हो जाता है, अनस्टेबल होता है। तो जो एराइल हैलाइड्स होते हैं ना तुम्हारे पास में, वो ना तो SN1 शो करते हैं और ना SN2 शो करते हैं। क्यों नहीं करते? SN2 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई जो तुम्हारे पास में जो एराइल हैलाइड का कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है वो कैसे स्ट्रॉन्ग है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसके अंदर, तो तुम उसको ऐसे नहीं तोड़ सकते, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि SN2 नहीं करता। SN1 क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई वहाँ पर हमारे पास में जो कैटायन है वो कैसा हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो SN1 मैकेनिज्म है वो रूल आउट हो जाती है, ठीक है। एक और रीज़न है, एक और रीज़न होता है। वो रीज़न क्या होता है, देखो वो बड़ा आसान है भाई। जैसे मान लो तुम रिएक्शन करा रहे हो PHX की, ठीक है ना, PHX की रिएक्शन तुमने कराई न्यूक्लियोफाइल के साथ में। अब तुम खुद बताओ न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। जब तुम इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ को इसके पास में लेके आओगे तो एक दिक्कत होती है। वो दिक्कत क्या होती है कि तुम खुद समझो, बेंजीन रिंग है और तुम उस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करना चाहते हो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना चाहते हो। मतलब तुम क्या कर रहे हो, न्यूक्लियोफाइल को एक पहले से इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के पास में लेके आना चाहते हो तुम, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, बेंजीन रिंग खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, है ना भाई। दो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ अगर पास में आएंगी तो रिपेल करेंगी ना एक दूसरे को। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये कुछ एक रीज़न है जिस वजह से जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता एराइल हैलाइड होता है वो SN1 या SN2 मैकेनिज्म शो नहीं कर सकता, नॉर्मल SN1 या SN2 नहीं कर सकता। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भैया क्या हम कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करा सकते एराइल हैलाइड के अंदर? तो ऐसा नहीं है, हम करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? पर उसकी मैकेनिज्म अलग हो जाती है। उसकी मैकेनिज्म जो होती है, यहाँ पर मैकेनिज्म का नाम नहीं लिखा हुआ है, पर ये जो मैकेनिज्म होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं SNAR मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? SNAR क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, ठीक है ना। ये तुमने हाइड्रोकार्बन्स में अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ा हो तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको कि ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन। या तुम इसको क्या बोलते हो, इसको तुम SNAR मैकेनिज्म भी से भी डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, जो तुम्हारे पास में Cl है ना, ये एराइल हैलाइड, उसकी तुम रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ में 623 केल्विन पे 300 ATM में, और फिर प्रोटोनेट करते हो इसको, तो तुम्हें क्या मिल जाता है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि क्या होगा, फिनॉल हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है ये बनता कैसे है, तो मैं इसकी मैकेनिज्म को एक रफ सेंस में बताता हूँ। देखो जैसे मान लो कि मेरे पास में ये आ गया, मेरे पास में एराइल हैलाइड, मैंने इसकी रिएक्शन कराई OH- के साथ में, तो ये OH- क्या करता है, इसके अंदर अटैक करता है, तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये कैसा बन जाता है, ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। देखो यहाँ पर Cl लग गया, यहाँ पर तुम्हारे पास OH लग गया, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो इंटरमीडिएट है ये कैसा है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये कैसा है, ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अभी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैसे है भाई, तुम जानते हो कि तुम्हारा जो ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर सकता है, वो मूव कर सकता है कि नहीं। नेगेटिव चार्ज रेजोनेट कर रहा है, इसमें रेजोनेंस बन रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। अब इसका एक नाम भी होता है, इसका नाम ध्यान रखना, इसको हम लोग कहते हैं मीज़ेनहाइमर इंटरमीडिएट। ऑल्दो NCERT में नहीं दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ, इसको हम लोग मीज़ेनहाइमर इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से। तो अब तुमने मीज़ेनहाइमर इंटरमीडिएट बना दिया, ठीक है। तो जब मीज़ेनहाइमर इंटरमीडिएट बन गया तो अब तुम्हारे पास क्या होगा, जैसे ये नेगेटिव चार्ज मूव करके आएगा तो क्या होगा, जो लीविंग ग्रुप है Cl है वो रिलीज़ हो जाता है। कैसे रिलीज़ होता है वो बताता हूँ। अब हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, और आगे बढ़ते हैं। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाए, ये यहाँ जाए, और ये वाला पाई बॉन्ड जब घूम के वापस यहाँ पे जाएगा ना, तो Cl क्या करेगा, रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। Cl रिलीज़ हो जाएगा। अब भैया अगर Cl रिलीज़ हो गया तो इसका मतलब हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर OH आ जाएगा और ये बेंजीन रिंग बन गई। मतलब मैंने इस एराइल हैलाइड से स्टार्ट किया और फाइनल जो प्रोडक्ट ले लिया वो क्या ले लिया, एल्कोहल ले लिया, मतलब सॉरी फिनॉल ले लिया, एल्कोहल नहीं, एल्कोहल मत बोलते ना गलती से भी, है ना, गलत हो जाएगा। तो ये फिनॉल है, ठीक है ना। एल्कोहल और फिनॉल दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं,
चलो अब हम बोलते हैं कि भाई अगर मान लो, अब तुम नोटिस कर रहे होगे कि भैया अपन ने ना एक नाइट्रो ग्रुप इंस्टॉल कर दिया, तो एक नाइट्रो ग्रुप इंस्टॉल करने पर क्या हो रहा है, देखो तुम्हारा टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है ना वो कम हो गया। भाई तुमने इनिशियली 623 केल्विन यूज़ कर रखा था, अब तुम 443 केल्विन पे ही काम कर दे रहे हो, टेम्परेचर कम कर दिया। तुम इनिशियली 300 ATM यूज़ करते थे, अब तुम्हें प्रेशर भी नहीं यूज़ करना पड़ रहा। मतलब क्या हो रहा है कि जो रिएक्शन है वो ईजिली हो जा रही है, ठीक है ना, रिएक्शन ईजिली हो जा रही है, या रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो गई। कैसे? वो तब हो सकती है जब किसी तरीके से तुम्हारा ये जो मीज़ेनहाइमर इंटरमीडिएट बन रहा है ना वो स्टेबलाइज हो जाता हो। तो कैसे हो सकता है वो स्टेबलाइज? देखो एक काम करते हैं, इसमें ना अपन लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नाइट्रो ले लिया तुमने, यहाँ लगा दिया Cl। अब मैंने इसमें अटैक कराया मान लो OH- का, तो तुम OH- का अटैक करोगे तो बताओ क्या होगा, ये मीज़ेनहाइमर इंटरमीडिएट बनाएगा। इसका मीज़ेनहाइमर इंटरमीडिएट बना के देखते हैं। देखो ये बन गया नाइट्रो, यहाँ आ गया नेगेटिव, डबल डबल, यहाँ आ गया तुम्हारे पास Cl, यहाँ आ गया OH। अब तुम क्या जानते हो यार, ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है और तुमने ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है, ठीक है। तो नाइट्रो क्या करेगा बताओ, इस नेगेटिव चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ। भाई तुम खुद जानते हो कि अब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पिछले वाले केस में तो क्या हो रहा था, जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज था वो केवल रिंग के अंदर घूम रहा था, देखो ना इसके अंदर नेगेटिव चार्ज केवल रिंग में घूम रहा है। अब तुम्हारा नेगेटिव चार्ज रिंग में तो घूम ही रहा है, साथ साथ में तुम्हारे इस नाइट्रो ग्रुप के साथ में भी घूम रहा है कि नहीं। तो वो ज़्यादा घूमेगा तो उसको मज़े आ जाएंगे, है कि नहीं। और ऊपर से कोरोना का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा घूमने को मिलेगा तो ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो ध्यान समझना, ये क्या हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है स्टेबलाइज, ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी जो रिएक्शन कंडीशंस हैं उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उसको लेस हार्श बना सकते हैं, है ना। तो लेस हार्श कैसे बनाते हैं, टेम्परेचर कम कर दो, ठीक है। तो यही किया इसने कि नाइट्रो ग्रुप इंस्टॉल करने से, एक नाइट्रो ग्रुप जैसे हमने इंस्टॉल किया तो हो क्या गया कि जो हमारा OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, लेस ड्रास्टिक कंडीशन पे हो रहा है। अब मान लो मैंने 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, तो मुझे क्या दिख रहा है, इनिशियली मुझे 443 केल्विन चाहिए था एक नाइट्रो के लिए, 2 नाइट्रो ग्रुप इंस्टॉल है तो 368 केल्विन में ही काम हो गया, देखो, है ना। तो रिएक्शन मतलब और अच्छी हो गई, फीजिबल हो गई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ें तो हमें दिख रहा है कि भाई अगर मैंने 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, तो 3 नाइट्रो लगाने से क्या हो रहा है, काम बहुत ही आसान हो गया। सिंपल गर्म पानी के अंदर रिएक्शन करा दो, ठीक है ना। और तुम्हारा जो क्लोरीन है वो किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, OH से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यही जो चीज़ है, यही जो मैंने तुम्हें बताया वो यहाँ पर उसने उसको एक्सप्लेन किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो अगर तुम्हें ध्यान से दिख रहा हो तो तुमने जब OH- का अटैक कराया ना इस एराइल हैलाइड के ऊपर, तो तुम दिखा रहे हो इसको स्लो स्टेप। मतलब तुम्हारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सा है, जब तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो इस एराइल हैलाइड के ऊपर, ठीक है। ये तुम्हारा मीज़ेनहाइमर इंटरमीडिएट हो गया, उसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए उसने। और फिर लास्ट वाले स्टेप में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो सेकंड स्टेप होता है जिससे हम लोग क्लोरीन को रिलीज़ करते हैं, है ना, क्लोरीन को रिलीज़ करा रहे हैं, वो वाला स्टेप कौन सा है, हमारा फास्ट स्टेप होता है। तो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, फर्स्ट स्टेप, जो कौन सा है, एडिशन वाला स्टेप है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब देखो इस पहले वाले में उसने नाइट्रो को लगाया था कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे। अब नाइट्रो कहाँ लगा दिया, ऑर्थो पोजीशन पे। तो नाइट्रो को ऑर्थो लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। OH- को अटैक कराओगे तो नाइट्रो क्या कराएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करवाएगा और उसकी वजह से जो तुम्हारा प्रोडक्ट होगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। पर किंतु अब एक बहुत ध्यान समझना, मान लो अगर मैं नाइट्रो ग्रुप को लगा दूं मेटा पोजीशन पे तो क्या होगा। देखो अगर तुमने नाइट्रो को मेटा पोजीशन पे लगा दिया ना तो तुम्हारा नाइट्रो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं करा सकता मीज़ेनहाइमर इंटरमीडिएट का। कैसे, बना के देखते हैं। ऑल्दो यहाँ पे बना हुआ है बट हम बना के देख लेते हैं। देखो सपोज कि मेरे पास नाइट्रो ग्रुप जो है वो कहाँ लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेरे पास मेटा पोजीशन पे लगा लेते हैं। एक काम करते हैं, और तो पहला तो हमें समझ में आ ही चुका है, हम मेटा पोजीशन पे लगा के देख लेते हैं। सपोज़ ये मेरे पास में था और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी OH- के साथ में। तुम जानते हो कि यार ये यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन एटम पे, तो ये कहाँ चल जाएगा, इधर, ठीक है। तो अब इसको बना दो, पहले इसका इंटरमीडिएट बना दो। तो अब अगर मैं इसका इंटरमीडिएट बनाऊंगा तो बताओ कैसे बनेगा कि यहाँ Cl आ गया, यहाँ OH आ गया, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, और ये इस तरीके से बन गया। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इस पाई बॉन्ड, इस नेगेटिव चार्ज को आगे मूव कराऊँ तो ये पाई बॉन्ड यहाँ चल जाएगा। मतलब तुम क्या नोटिस कर रहे हो कि यार जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है ना वो इस नाइट्रो ग्रुप के साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। भाई तुम खुद समझो ना, तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पाई बॉन्ड के साथ तो कॉन्जुगेशन में है, इस पाई बॉन्ड के साथ तो कॉन्जुगेशन में है, पर इस नाइट्रो ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है।
तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है ना वो केवल अपने -I से स्टेबलाइजेशन करवा सकता है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप -I भी होता है, -I इफेक्ट भी शो करता है। तो वो केवल -I से मेसेनहाइमर इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करवाएगा, -R से नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि हम ही देख रहे हैं कि भाई जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो इस नाइट्रो ग्रुप के साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि मेटा पोजीशन पे अगर तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप है तो मेटा पोजीशन पे वो इतना स्टेबलाइजेशन लेकर के नहीं आएगा। स्टेबलाइजेशन होगा पर इतना नहीं होगा जितना तब होता जब नाइट्रो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर हो। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है नाइट्रो। देखो यहाँ पर भी उसने नोटिस करा रखा है तुम्हें। जैसे मान लो हम लोग ये वाले के अंदर बात करें तो देखो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर तुम देखो ना इस वाले में, तो नाइट्रो का ये जो नेगेटिव चार्ज है, कौन से वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो इस नेगेटिव चार्ज को अगर मैं चाहूँ तो आगे मूव कर सकता हूँ, तो ये क्या कर सकता है, नाइट्रो के साथ में पार्टिसिपेट कर लेगा रेजोनेंस के अंदर। ठीक है, तो इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से वो हमें दिख गया। ठीक, तो समझ में आ गया कि पैरा पोजीशन पे अगर नाइट्रो है तो स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। अब आ जाओ ऑर्थो पोजीशन वाले पे। ऑर्थो वाले में देख लो, ऑर्थो वाले में ना तुम ये वाले स्ट्रक्चर को पकड़ो। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारे पास सपोज डबल बॉन्ड O है, तो ये जब नेगेटिव चार्ज है वो आगे मूव करेगा तो वो यहाँ पे चल जाएगा। तो इसका मतलब ये नाइट्रो के साथ में पार्टिसिपेट कर चुका है कि नहीं। पैरा पे भी दिखा दी, ऑर्थो पे पैरा पे दिखा दिया, पर मेटा पे आ जाओ। मेटा पोजीशन पे जब तुम नाइट्रो देख रहे हो तो तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि तुम्हारा नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रो के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाए। तो जो तुम्हारा नाइट्रो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन केवल और केवल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे दिखाता है, मेटा पोजीशन पे नहीं दिखाता। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नाइट्रो ग्रुप इंस्टॉल करने से ऑल्दो SNAR बढ़ जाएगी, SNAR की रेट जो है वो बढ़ जाएगी, पर वो नाइट्रो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगा हो तो और बहुत अच्छी बात है। मेटा पे लगेगा तो भी रेट को बढ़ाएगा, ठीक है ना, पर उतना इफेक्टिवली नहीं बढ़ा पाएगा जितना ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे बढ़ाता। ठीक है, फिर लास्ट में इसने यहाँ पे एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया है कि भैया कैन यू थिंक वाई डज नाइट्रो ग्रुप शो इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड नॉट एट मेटा पोजीशन। उसका ही आंसर अभी हमने ऊपर दिया है। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक का अपना पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास बच रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे पास में केवल यही वाला पोर्शन है, और इसको करने के बाद में यहाँ तक करके फिर हम लोग ये इंटेक्स क्वेश्चन और जो अगला पॉलीहेलोजन कंपाउंड है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का वीडियो जो है उसमें तुमने इस चैप्टर को अगर फॉलो किया, तुमने देखा, तो तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझने को आई होंगी। तुम्हारी जो नॉलेज है वो केवल NCERT तक लिमिटेड नहीं रही, तुमने कुछ आगे की भी चीज़ें देखी, तुमने ये भी देखा कि तुमसे और क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे NCERT में मेसेनहाइमर वगैरह ये सब नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, तुम्हें ये नहीं लिखा हुआ है कि भैया नाइट्रो ग्रुप क्यों स्टेबलाइजेशन करवा रहा है, ये सब चीज़ें नहीं है उसके अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन है ना, लिखी भी हैं तो हिडन है, जिसको पढ़ने में तुम्हें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, तो थोड़ा टाइम तुम्हें लगेगा। ठीक है ना, तुम्हें देखना पड़ेगा ये चीज़ें, बट इन दी एंड जो काम यहाँ से तुम कंप्लीट कर रहे हो, अगर तुम मेरे साथ बैठ करके पढ़ते हो तो जो तुम यहाँ पे कंप्लीट करोगे ना वो तुम्हारा परमानेंटली कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद में तुम्हें इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी NCERT खोलो और उसमें से रिवाइज मारो और ख़त्म करो काम। ठीक है, तो एंड में वही है कि अगर तुम्हें काम अच्छा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि यार यूज़फुल है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर करो इस चीज़ को। ठीक है ना, क्योंकि तुम उनके साथ शेयर करोगे, वो आगे शेयर करेंगे, तो क्या होगा, उससे ना चीज़ें ग्रो होंगी यार, है ना, टाइम और डिवोट हो सकता है हम कर पाएँ। ठीक है ना, तो ये काम तुम्हारा है कि तुम किस तरीके से इस चीज़ को फैलाते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।